9th क्लास के बच्चे तो तैयार हो जाइए। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इससे आपको सुविधा होगी अपनी स्टडी में, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा और आपकी स्टडी चलती रहेगी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई यानी 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। तो इस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की आरंभ हुई। इस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आगाज हुआ। परिणाम स्वरूप अंततः सैकड़ों लोगों का समूह पेरिस नगर में उसकी पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले, जो कि एक जेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, उसको तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की उनको संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों के हृदय में घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेषों को बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस विध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजाना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई संघर्ष हुए। अधिकांशतः जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। आगे चलते हैं बच्चों। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी में यानी 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। सन 1714 में बुर्बो वंश का लुई 16 राजगद्दी पर बैठा। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंटोइनेट से हुआ था। राज तिलक के समय उसने राजकोष को बिल्कुल खाली पाया था। जब उसका राज तिलक हुआ उस वक्त उसका राजकोष बिल्कुल खाली था। ऐसे समय में उसकी राजगद्दी हुई थी। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से उस पर था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 लिब्रे से भी अधिक का कर्ज जुड़ गया था, जबकि इससे पहले से ही उस पर कर्ज का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता जो थे वो 10% का इंटरेस्ट मांगने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत हिस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ाता चला जा रहा था। ये स्थिति थी फ्रांस के अर्थव्यवस्था की। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार के सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बंटा था और केवल तीसरे स्टेट्स के लोग ही जो थे वही केवल कर चुकाते थे, जबकि प्रथम स्टेट और दूसरा स्टेट के जो लोग थे वो फ्री पूरे शानो शौकत का एंजॉय करते थे।
वो टैक्स पेयर नहीं थे। तो समाज का केवल तीसरा वर्ग ही यहाँ पर टैक्स पेयर है और बाकी दो वर्ग जिसको कि पूरी की पूरी आज़ादी है और पूरा एंजॉयमेंट करता है स्वतंत्रता का और प्रॉपर्टी का, वो कोई टैक्स नहीं चुकाता है। तो ये तो गलत है। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था दर्शाता है कि पूरी आबादी में लगभग जो सबसे निचले तबके के लोग थे वही देश को चला रहे थे। आपको बता दें, फ्रांस में 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसान बहुत कम ही थे। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्चों और तीसरे एस्टेट्स के कुछ अमीरों का अधिकार था। प्रथम दो स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोग को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था जो जन्मजात थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था, जो आपको बता ही चुके हैं, करों में उनको छूट थी। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। वह किसानों से सामंती कर भी वसूलता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि के लिए मजबूर थे, बाध्य थे। ऐसी स्थिति थी यहाँ पर। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। नतीजा ये हुआ, अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि अनाज तो इतना उत्पादित नहीं हो रहा था। यानी जिस तेज़ी से जनसंख्या बढ़ा था उस तेज़ी से अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ा था। अधिकांश लोगों को मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में वृद्धि हुई, जिससे उनको परेशानी हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय कर देते, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ाई गई। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती चली गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती है जब सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार खत्म हो जाती है फ्रांस में। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में अक्सर देखा जाता था। चर्च भी किसानों से कर वसूलती थी, जो धार्मिक कर के रूप में होता था। ऊपर से तीसरे स्टेट्स के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। तो सोचिए, उधर फर्स्ट और सेकंड वर्ग के लोग, उनको अधिकार था कर लेने का, धार्मिक कर उनको देना पड़ता था चर्चों को, और फिर राज्य को भी कर देना पड़ता था। तो कुल मिलाकर के कर के बोझ में यही बेचारे जो तीसरे स्टेट्स के जो गरीब लोग थे वही लोग दबे हुए थे। ये स्थिति थी फ्रांस की अर्थव्यवस्था का। ए ग्रोइंग मिडिल क्लास इनवर्सेज इन एंड टू प्रिवेल्ज। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की परिकल्पना की। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेवारी तीसरे स्टेट्स के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ गए थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का यहाँ पर उदय होता है। ये नए सामाजिक समूह, जिसे हम मध्यवर्ग कहते हैं, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित कर ली थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे।
तीसरे स्टेट्स में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा एवं वकील जैसे पेशेवर लोग शामिल थे। ये सभी लोग पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मजात विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना एक महत्वपूर्ण विचारक जॉन लॉक और रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। अपने बुक टू ट्रीटिसाइज ऑफ गवर्नमेंट में उसने राजा के दैवी और निरंकुश सिद्धांतों का खंडन किया। उसने स्पष्ट कर दिया कि राजा के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं होने चाहिए। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफी हाउसों, सैलूनों और गोष्ठियों में गर्मागर्म अक्सर बहस हुआ करती थी। पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। जैसा कि आप देखते हैं कोरोना काल में किस तरीके से पुलिस वाले गाना गाकर या अन्य चीज़ों के द्वारा हमें जागरूक कर रहे थे कि हम अपने घरों में रहें, तो इसी प्रकार से वहाँ भी अलग अलग तरीके से लोगों में जागरूकता पैदा की और फिर उनको ये बताया गया कि आखिर ये राजा को विशेषाधिकार दिया किसने। इस तरह से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध लोगों के खिलाफ गुस्सा उभर गया और ये गुस्सा आगे चल के फ्रांस की क्रांति की बुनियाद रखी। तो आगे हम लोग चलेंगे क्रांति की शुरुआत, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेटस जनरल की सभा बुलानी थी और उससे इसको मंजूरी लेना था। स्टेटस जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन एक अड़ंगा था यहाँ। वो ये था कि अंतिम निर्णय जो होता था वो अंतिम निर्णय सरकार ही लेती थी, यानी कि राजा के ही हाथ में था। तो इस तरह से फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेटस जनरल की बैठक 200 वर्षों के बाद बुलाई। इसके पहले यह बैठक 1614 में बुलाई गई थी। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट्स ने इस बैठक में अपने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बैठा दिए गए। तीसरे स्टेट्स के 600 प्रतिनिधि थे। उन्हें बैठने का जगह नहीं था, उन्हें पीछे खड़े कर दिए गए। तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग के थे। जो प्रथम और दूसरे स्टेट्स के लोग जिनको कि बैठाया गया था, उसकी अपेक्षा तीसरे स्टेट्स के लोगों के पास कुछ ऐसे थे, ऐसे तो ज़्यादातर गरीब ही थे, लेकिन जो वहाँ पर पहुँचे थे प्रतिनिधि बन के, वो सब इनसे ज़्यादा पैसे वाले थे, क्योंकि वो वाणिज्य और व्यापार में काफ़ी पैसा कमा चुके थे और पढ़े लिखे भी थे। और ये सब तो बिल्कुल गंवार थे, ये सब पोप और पादरी और राजा के चमचे थे। तो